नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग CDP के 30 प्रश्न करते हैं दोस्तों, जो 1 to 5 के लिए हैं। और दोस्तों, ये पिछले वर्ष में आया हुआ पेपर है 2019 का। 2019 का आया हुआ पेपर, उसके 30 प्रश्न हल करते हैं दोस्तों CDP के। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी मुख्यधारा शिक्षण, या ऑप्शन 4 है दोस्तों एकीकृत शिक्षा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, डैश 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 यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन ए मुख्यधारा शिक्षा, ऑप्शन 2 है विशेष शिक्षा, ऑप्शन 3 है दोस्तों बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, या ऑप्शन 4 है समावेशी शिक्षा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 समावेशी शिक्षा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन 1 वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ऑप्शन 2 है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, ऑप्शन 3 है यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, या ऑप्शन 4 है दोस्तों वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। ऑप्शन है इसके दोस्तों, ऑप्शन पहला है वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, दूसरा है वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, तीसरा है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं, या चौथा है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 का सही उत्तर हो जाएगा और तीसरा, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बच्चों को कक्षा में प्रश्न। ऑप्शन पहला है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, तीसरा है पूछने से रोकना चाहिए, चौथा है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा चौथा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? अब पहला है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, दूसरा है निर्देश एवं संचालन, तीसरा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, चौथा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? नहीं बताना है दोस्तों, नेगेटिव। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? पहला है दोस्तों स्तंभ क और स्तंभ ख। पहला है प्रतिभाशाली, ए धारा प्रवाह पढ़ने में कमी के बारे में सोच, दूसरा है दोस्तों अधिगम अशक्तता, बी मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, तीसरा है दोस्तों सृजनात्मक सी आसानी से विचलित होने की आदत, चौथा है दोस्तों अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, डी शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, DABC। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। बच्चों की गलतियां, पहला है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, दूसरा है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, तीसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, चौथा है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अधिगम का वह भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मूल्यांकन को पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, दूसरा है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, चौथा है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, पहला एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, दूसरा जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, तीसरा अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, चौथा है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चौथा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी पहला है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, दूसरा है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, तीसरा है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते,
चौथा है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए दोस्तों। इसका पहला है दोस्तों, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। दूसरा है पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तीसरा है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। चौथा है दोस्तों, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बच्चों को समस्या के बारे में यहाँ पे सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए निगमनात्मक विधि, दूसरा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, तीसरा है परंपरागत विधि, चौथा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ऑप्शन पहला है दोस्तों, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, दूसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, चौथा है दोस्तों संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? ऑप्शन ए पहला है विद्यालय, ऑप्शन दूसरा है सरकार, तीसरा है मीडिया, चौथा है परिवार। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 4, परिवार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि पहला, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, दूसरा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप वयस्कों से भिन्न होती है, तीसरा है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, चौथा है बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बच्चों की सोच
गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। जेंडर, पहला है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, दूसरा एक सामाजिक संरचना है, तीसरा एक आर्थिक अवधारणा है, चौथा एक जैविक निर्धारक है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, एक सामाजिक संरचना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? पहला है दोस्तों संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, दूसरा है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, तीसरा है सामाजिक, शारीरिक, शारीरिक स्व, चौथा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और पहला है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, दूसरा है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है, तीसरा है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, चौथा है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 20। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? पहला है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, दूसरा है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में और तीसरा है खाली स्लेट के रूप में, चौथा है छोटे वयस्कों के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा दूसरा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम पहला है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, दूसरा है एक निष्क्रिय गतिविधि है, तीसरा एक अनुबंधित गतिविधि है, चौथा है एक सामाजिक गतिविधि है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है, दूसरा है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, तीसरा है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है, चौथा है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बालक विकास के दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी
फिर भी चालक किस विकास का क्रम डैश से डैश तक है? बताइए दोस्तों। पहला है अधोगामी शीर्षगामी, दूसरा है अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास, तीसरा है परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास, या चौथा है शीर्षगामी अधोगामी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पहला है मध्य बाल्यावस्था, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवधि, तीसरा है बाल्यावस्था की समाप्ति और चौथा है किशोरावस्था। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चौथा किशोरावस्था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे पहला प्रेक्षणात्मक अध्ययन की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, दूसरा है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, तीसरा है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, चौथा है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे तैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहला है दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा है भ्रांत वार्ता, तीसरा है समस्यात्मक वार्ता, चौथा है अहम केंद्रित वार्ता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पहला व्यक्तिगत वार्ता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, खिलौने पहचानने की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना तथा करना क्या प्रदर्शित करता है? पहला है जेंडर रूढ़िवादिता, दूसरा है जेंडर सिद्धांत, तीसरा है जेंडर प्रासंगिकता और चौथा है विकसित जेंडर पहचान। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पहला जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, पहला है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, दूसरा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तीसरा है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, चौथा है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की
किस अवस्था के अंतर्गत आता है? पहला है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दूसरा है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, तीसरा है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास और चौथा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।